हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर का टाइटल है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इस चैप्टर को हम हिंदी में समझेंगे और इसके सभी क्वेश्चन आंसर्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से इस चैप्टर के इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर्स या फिर बाद की एक्सरसाइज आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, एनी लिजी मैरी एनी फ्रैंक 12th June 1929 February March 1945 was a German-born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in the World War II। तो एनी लीसी या फिर जिसको हम एनी के नाम से जानते हैं, एनी फ्रैंक 12 जून 1929 को बॉर्न हुई थी। इसके बाद इसकी जो डेथ थी वो मार्च या फरवरी के महीने में 1945 में हो गई थी। वो एक जर्मन बॉर्न जूइश लड़की थी जिसने अपने परिवार के साथ और अपने 4 दोस्तों के साथ एम्स्टर्डम में, जब वो छुप करके रह रही थी जर्मन ऑक्यूपेशन के टाइम पर, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, उस समय पर उसने लिखना चालू किया था। अब ये जर्मन ऑक्यूपेशन क्या था, मेनली जो नाजीज थे वो जो जूइश लोग थे उनका मास मर्डर कर रहे थे, मास किलिंग कर रहे थे। Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands। इसकी फैमिली जो है एम्स्टर्डम में मूव हुई थी, ठीक है, मूव टू एम्स्टर्डम यानी एम्स्टर्डम में मूव हो गई थी, यानी रहने आ गई थी एम्स्टर्डम में जब नाजीज जो हैं उन्होंने पावर गेन करी थी नीदरलैंड्स में, ठीक है। पर हालांकि कुछ समय बाद वो लोग फंस गए थे जब नाजीज ने जो है उनका जो पावर था एक्सटेंड हो गया था नीदरलैंड्स में। As persecutions against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building। अब ये जो persecution था यानी कि जो उत्पीड़ना थी जूइश पीपल के लिए वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। यानी जो नाजीज थे जूइश पीपल को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे थे, बहुत ज़्यादा उनकी मास किलिंग हो रही थी। जब वो बढ़ गई तो इनकी जो फैमिली थी, ये लोग छुपने के लिए जुलाई 1942 में इनके जो फादर थे जिनका नाम ओटो फ्रैंक था, उनकी ऑफिस बिल्डिंग में एक हाइडिंग रूम था जिसके अंदर जा कर के वो छुप जाते हैं। फिर क्या होता है, After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp systems where Annie died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margaret Frank। अब 2 साल ये लोग लगभग 2 साल तक छुपे रहते हैं, पर ये इनका जो ग्रुप था उसको बिट्रे कर दिया जाता है, यानी इनको धोखा मिल जाता है और फिर उसके बाद ये पकड़े जाते हैं और इन्हें ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है कंसंट्रेशन कैंप्स में। कंसंट्रेशन कैंप क्या थे, कंसंट्रेशन कैंप जो होते थे जहाँ पर इनकी मेनली मास किलिंग कर दी जाती थी, बहुत ज़्यादा तादाद में इन लोगों को मार डाला जाता था। तो इस तरीके के जर्मनी में बहुत सारे अलग अलग जगहों पर कंसंट्रेशन कैंप्स बना दिए गए थे जहाँ पर जूइश का मास मर्डर हो रहा था। तो एनी फ्रैंक जो थी वो मर गई थी टाइफस से। टाइफस एक तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और ये कहाँ मरी थी, ये एक कंसंट्रेशन कैंप जिसका नाम था बर्गन-बेल्सेन, वहाँ पर ये मरी थी अपनी बहन फ्रैंक ये मार्गरेट फ्रैंक के मरने के बाद, ठीक है। हर फादर ओटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंडेड टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड। उसके जो पिता थे ऑटो, से वही आखिरी सर्वाइवर थे, आखिरी में वही बचे थे उनके ग्रुप से। और फिर वापस वो जब एम्स्टर्डम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वापस लौटते हैं, जब वॉर ख़त्म हो चुकी होती है, ये वापस एम्स्टर्डम आते हैं और इन्हें इनकी बेटी की लिखी हुई डायरी जो है वो सही सलामत मिलती है अपने घर में। Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl। अब क्योंकि उनके फादर जो थे जब वो डायरी पढ़ते हैं तो उन्हें पूरा विश्वास हो जाता है कि ये जो रिकॉर्ड है, जो डायरी है, एक तरीके का यूनिक रिकॉर्ड है, बहुत अलग अनूठा सा रिकॉर्ड है और इसे ज़रूर पब्लिश कराना चाहिए। और उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने उसको इंग्लिश में पब्लिश कराने की उसकी तैयारी करी और उस जो बुक का टाइटल था, जो डायरी का टाइटल था, वो रखा द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ठीक है। तो डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12th June 1942 until its final entry of 1st August 1944।
अब ये जो डायरी है एनी फ्रैंक की, ये उसके पिता ने उसके 13वें बर्थडे के लिए उसको गिफ्ट दिया। यानी अभी एनी फ्रैंक इस दुनिया में है नहीं, वो मर चुकी है, पर उसका क्योंकि बर्थडे है भाई, उसके पिता ने उसको एज अ गिफ्ट उसके बर्थडे पर उसकी जो डायरी थी उसको पब्लिश कराया। और उस डायरी में अगर आप पढ़ेंगे तो क्रॉनिकल्स मिलते हैं, यानी इवेंट्स मिलते हैं अलग अलग 12 जून 1942 से लेकर के 1 अगस्त 1944 तक के, ठीक है, जब वो लोग हाइडिंग में थे उस टाइम पर उसने ये जो डायरी है लिखनी शुरू करी थी। और तभी के जो भी डेली लाइफ के इवेंट्स हैं उस किताब में आपको देखने को मिलेंगे। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच into many languages and became one of the world's most widely read book। अब शुरुआत में ओरिजिनली ये जो किताब थी, ये जो डायरी थी, ये डच भाषा में लिखी गई थी, पर उसके बाद ये जो बुक थी इसको बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया और वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा ये पढ़ी जानी शुरू हो गई। There have also been several films, the television and theatrical productions and even an opera based on the diary। अब इसकी जो लाइफ है एनी फ्रैंक की, ठीक है, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, इस किताब के ऊपर बहुत सारी पिक्चरें बनी हैं, टेलीविज़न शोज़ बने हैं, थिएट्रिकल प्रोडक्शंस हुए हैं, साथ ही में ओपेरा भी किए गए हैं। अब ये जो ओपेरा है ये क्या होता है? ओपेरा मेनली म्यूज़िकल डिमॉन्स्ट्रेशन होता है किसी भी स्टोरी का, ठीक है, गाना गा करके उसको थिएटर में परफॉर्म किया जाता है, इसी को हम ओपेरा कहते हैं। But described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. Annie Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims। अब क्योंकि ये जो लड़की है इसको मैच्योर और इंसाइटफुल माइंड से डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। ये जो डायरी है ये बताती है हर दिन के बारे में, जो भी हर दिन उसकी लाइफ में घटता था नाजीज़ ऑक्यूपेशन के टाइम पे, जब नाजीज़ ने कब्ज़ा कर लिया था एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स में, तो उसकी डे टू डे लाइफ कैसी होती थी उसके बारे में इस किताब में डिस्क्रिप्शन है। अब जो एनी फ्रैंक है ये आज की डेट में अगर बोला जाए तो मोस्ट रिनाउंड और डिस्कस्ड पर्सन है ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम। जो होलोकॉस्ट हुआ था, ये जो मास मर्डर हुआ था, उसकी ये बहुत ज़्यादा रिनाउंड पर्सन बन चुकी है। आते हैं अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। राइटिंग इन अ डायरी इज़ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। वो कहती है कि लिखना, जो कि राइटिंग करना, एक ऐसे पर्सन के लिए, मेरे जैसे पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। क्यों? क्योंकि उसने कभी भी कुछ भी लिखा नहीं है, कभी उसने कोई राइटिंग नहीं करी है, कोई पोएम नहीं लिखी है, कोई किसी भी तरीके की उसने राइटिंग्स नहीं करी हैं, इसलिए उसके लिए ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेंज एक्सपीरियंस उसके लिए ये है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl। अब वो कहती है मुझे ऐसा नहीं है कि मैंने कभी भी लिखा नहीं है इसलिए मैं लिखना शुरू कर रही हूँ, पर क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बाद में कभी भी ना तो मैं या फिर कोई भी दूसरा इंसान एक 13 साल की स्कूल जाने वाली लड़की के थॉट्स के ऊपर इंटरेस्टेड होगा। ओ वेल, इट डज नॉट मैटर। अब कुछ भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आई फील लाइक राइटिंग, मैं लिखना चाहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लिखना चाहिए। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। और इसके अलावा इससे बड़ी जो नीड है, बड़ा जो पर्पस है, वो ये है कि मुझे अपने कंधे से जो मेरा भार है, जो भी चीज़ें मैं सोच रही हूँ, जो भी मेरे मन में थॉट्स चल रहे हैं, उसको मैं किसके साथ शेयर करूँ। और इसीलिए जो है इसने जो है लिखने का सोचा है। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। पेपर जो है यानी जो कागज़ होता है उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस है रादर दैन पीपल, ठीक है। लोगों में इतना पेशेंस नहीं होता जितना पेपर में पेशेंस होता है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड वॉज सिटिंग एट होम with my chin in my hands, bored and listless, wondering
whether to stay in or go out. अब ये जो thought है paper has more patience than people, ये इसके माइंड में तब आता है जब वो अपने घर में बैठी होती है, डिप्रेस्ड होती है और बोर भी हो रही होती है, अपना जो हाथ है उसने चिन पर सटा करके चुपचाप बैठी होती है और यही वंडर कर रही होती है कि वो घर से बाहर निकले या ना निकले. आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग. येस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट anyone else read the stiff bagged notebook grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of a difference. अब यहाँ पर ये फाइनली जो है ये सोचती है कि अब मुझे घर ही पे रहना चाहिए और तभी उसके दिमाग में ये विचार आता है कि हाँ, पेपर जो है वो ज़्यादा उसके अंदर ज़्यादा पेशेंस है एज़ कम्पेयर टू पीपल. और फिर वो कहती है कि ये जो डायरी होगी, जो मैं जो लिखना शुरू करूँगी, जिसको हम डायरी बोलते हैं, जिसको ये रेफ़र कर रही है स्टिफ्ड बैग्ड नोटबुक से. स्टिफ्ड बैग नोटबुक का मतलब जो जिसका कवर जो होता है वो गत्ते का होता है ना, जिसको लोग आज की डेट में अगर हम कहें तो डायरी बोलते हैं. ठीक है, उसको वो लिखना शुरू करेगी और अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ न्यू फ्रेंड, और तब तक लिखेगी जब तक उसको कोई नया फ्रेंड नहीं मिल जाता, एक रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता जो उसका सच्चा दोस्त हो, और उसके बाद भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस. आई डोंट हैव अ फ्रेंड. तो अब यहाँ पर क्या होता है कि वो जो डायरी लिखने का उसके दिमाग में जो प्रॉम्प्ट होता है, एकदम से उसके दिमाग में जो विचार आता है, वो सिर्फ किस लिए आता है? वो सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि इसके पास कोई भी दोस्त नहीं होता है. लेट मी put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world and I am not. अब ये कहती है कि चलो अब मैं इसको बहुत ज़्यादा क्लियरली इसको अगर बताऊं तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 साल की जो लड़की है वो कम्प्लीटली इस दुनिया में अकेली है, और मैं तो अकेली नहीं हूँ. I have loving parents and a 16-year-old sister and there are about 30 people I can call friends. तो कहती है कि मेरे पास प्यार करने वाले माता पिता हैं, एक 16 साल की बड़ी बहन है, इसके अलावा 30 लोग और हैं जिनको मैं अपना दोस्त कह सकती हूँ. I have a family, loving aunts and a good home. मेरे पास एक अच्छी फैमिली है, लविंग आंट्स है, प्यार करने वाली आंटियाँ हैं. आंटियाँ यहाँ पे बुआ, चाची, मौसी कोई भी हो सकता है, ठीक है, और एक अच्छा घर भी है. No, on the surface I seem to have everything except माई वन ट्रू फ्रेंड. वो कहती है ऊपर से देखने में तो लगेगा कि मेरे पास सब कुछ है, पर सिर्फ एक चीज़ नहीं है, वो एक सच्चा दोस्त. All I think about when I am with friends is having a good time. जब भी मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ, मैं सिर्फ किस बारे में सोच रही होती हूँ? उनके साथ अच्छा वक्त बिताने के बारे में सोच रही होती हूँ. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. मैं अपने आप को उनके साथ कोई और बातों पे बात नहीं कर सकती हूँ, सिर्फ ऑर्डिनरी बातों पर जो डेली बेसिस की बातें होती हैं, सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में उनसे बात कर पाती हूँ. वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम. और हम जो भी बातें करते हैं इसकी वजह से ऐसा उसे लगता है कि हम और ज़्यादा इससे ज़्यादा क्लोज नहीं हो सकते हैं, और यही एक प्रॉब्लम है. मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर. शायद ये मेरी ही गलती है कि मैं अपने सीक्रेट्स जो हैं एक दूसरे के साथ, दूसरे लोगों के साथ नहीं साझा कर पाती हूँ, नहीं बांट पाती हूँ. In any case, that's just how things are and unfortunately they are not liable to change. और इसी तरीके से सारी चीज़ें हैं, ठीक है. और ये जो चीज़ें हैं, जो भी सिचुएशन है उसकी फैमिली में, उसके फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, वो कभी भी आगे चेंज नहीं हो सकती. ये इसके लिए बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट मोमेंट है. दिस इज़ वाई आई स्टार्टेड द डायरी. और यही वजह है कि उसने जो है डायरी लिखनी स्टार्ट करी है. टू इन्हांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड ट्रेंड इन माई इमेजिनेशन, आई कांट वेट to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend and I am going to call this friend Kitty. तो वो कहती है कि अपने जो लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड है जिसको वो इमेजिन करती है, उसको इन्हांस करने के लिए मैं डायरी नहीं लिख रही हूँ. जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द लोग क्या कर रहे होते हैं, बस डायरी को लिख
रहे होते हैं ना, सिर्फ लिखना शुरू कर देते हैं। पर मैं चाहती हूँ कि ये जो डायरी है ये मेरी दोस्त बने और मैं इसको किटी नाम से बुलाऊंगी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि जो एनी फ्रैंक है उसके लिए डायरी लिखना एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। एनी को राइटिंग करना उसके लिए एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस इसलिए है क्योंकि उसने कभी भी कुछ भी पहले नहीं लिखा है। वो सोचती है कि अगर वो या फिर कोई और इंसान भी क्यों उसकी डायरी पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड होगा, जो कि 13 साल की लड़की है ना। वो खुद भी इंटरेस्टेड नहीं होगी कि वो क्या सोचती है। वो 13 साल की लड़की है, अभी तो वो फिलहाल लिख रही है, पर बाद में अगर फ्यूचर में कोई पढ़े तो कोई क्यों ही इंटरेस्टेड होगा। हाउएवर वो डिसाइड करती है कि वो लिखना शुरू करेगी। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसे लिखना चाहिए, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना चाहिए, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहिए, क्योंकि उसके पास कोई भी क्लोज फ्रेंड्स नहीं है, ठीक है, ऐसे दोस्त नहीं है जिनको वो ट्रू फ्रेंड बोल सके, ठीक है, और उनके साथ अपनी बातें जो है वो शेयर कर सके। एनी बिलीव करती है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, जिसका मतलब है कि जो डायरी है, ठीक है, उसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, जो कि आपको जज नहीं करेगी, आपको इंटरप्रेट नहीं करेगी किसी भी चीज़ों में। सिंस शी डज़ नॉट प्लान टू शो हर डायरी टू एनीवन, ठीक है, सिर्फ अपने दोस्त को ही वो दिखा पाएगी बाद में भी कभी डायरी में, ठीक है। डायरी में उसने जो भी कुछ भी लिखा है वो क्योंकि किसी के ऊपर विश्वास नहीं करती है, इसलिए वो सिर्फ अपने ट्रू फ्रेंड को ही वो डायरी अगर कभी बना तो फ्यूचर में दिखाएगी। और वो डिसाइड करती है कि वो अपनी डायरी का नाम किटी देगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. अब वो कहती है कि सिंस कोई भी समझ नहीं पाएगा मेरी डायरी, मेरी जो किटी है उसमें जो भी मैं स्टोरीज़ लिखूंगी उसको कोई भी नहीं समझ पाएगा, ठीक है, राइट। अगर मैं लिखना ही शुरू कर दूंगी तुरंत से तो, ठीक है, पर उसके लिए पहले क्या है, मैं अपने बारे में एक स्केच बता देती हूँ, एक वर्णन दे देती हूँ अपनी लाइफ के बारे में, तभी कोई इंसान मुझे समझ पाएगा या मेरी डायरी में जो कुछ भी लिखा है उसको समझ पाएगा। हालांकि मुझे ऐसा करना पसंद तो नहीं है, पर मैं ऐसा कर रही हूँ। माई फादर, द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, डिडंट मैरी माई मदर अंटिल he was 36 and she was 25. My sister Margaret was born in Frankfurt in Germany in 1926. I was born on 12th June 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. अब यहाँ पर वो कहती है कि मेरे फादर, जो कि दुनिया के सबसे प्यारे पापा हैं, वो जिनको उसने देखा है कि वो सबसे प्यारे हैं इस दुनिया में, वो उनकी जो माँ है उनसे 36 साल की उम्र में शादी करते हैं। यानी जब उसके फादर 36 के होते हैं और उसकी मदर 25 की होती है, तब वो दोनों शादी करते हैं। उसकी जो बड़ी बहन है जिसका नाम मार्गरेट है, मार्गरेट जो है वो फ्रैंकफर्ट में पैदा होती है, जो कि जर्मनी में है, 1926 में पैदा होती है वो। और उसके बाद जो एनी है वो 12 जून 1929 को पैदा होती है, वो भी फ्रैंकफर्ट में रहती है जब तक वो 4 साल की होती है। माई फादर emigrated टू हॉलैंड इन 1933. मेरे फादर जो हैं हॉलैंड एंटर करते हैं जब वो 1933 में 1933 का जो साल होता है उस साल वो हॉलैंड में एमिग्रेट कर जाते हैं। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर. उनकी जो मदर हैं उनके साथ हॉलैंड चली जाती हैं उनके पिता के साथ सितंबर के महीने में. वाइल मार्गरेट एंड आई वाज सेंट टू अकेन टू स्टे विद आ ग्रैंड डॉटर. जबकि वो बताती है कि जब मेरे माँ बाप जो हैं दोनों हॉलैंड पहुँच जाते हैं और मैं और मेरी बहन जो हैं हमारी दादी के पास जो कि अकेन में रहती थी वहाँ पर ही उनके साथ रहते हैं. मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फरवरी व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गरेट. ठीक है, तो यहाँ पर जो मार्गरेट है वो जो है वो हॉलैंड पहुँचती है दिसंबर के महीने में. यानी पहले पिता जाते हैं, पिता के बाद फिर माँ भी साथ में चली जाती हैं सितंबर के महीने में. फिर मार्गरेट जो है वो जाती है हॉलैंड दिसंबर में और उसके बाद फिर फरवरी में चली जाती है एन उनके पीछे पीछे. और एन तब पहुंचती है जब मार्गरेट का बर्थडे होता है, यानी उसके बर्थडे के प्रेजेंट के लिए उसको वहाँ पर ले जाया जाता है. आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल. मैं वहाँ पर पढ़ाई करना शुरू करती हूँ और मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में जाने शुरू कर देती हूँ. आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6. मैं वहाँ पर 6 साल की थी तब तक होती हूँ. एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन दी फर्स्ट फॉर्म. और जब मैं 6 साल की हो जाती हूँ वहाँ पर मैं फर्स्ट फॉर्म यानी कि फर्स्ट क्लास में आ जाती हूँ. इन दी सिक्स्थ फॉर्म
माई टीचर वॉज मिसेस क्यूपरस द हेड मिस्ट्रेस। अब वो बताती है कि जब वो 6th फॉर्म में होती है यानी 6th क्लास में होती है तो उसकी जो टीचर होती है, उसकी जो क्लास टीचर होती है यानी कि वो उस स्कूल की हेड मिस्ट्रेस होती है जिनका नाम होता है मिसेस क्यूपरस। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। और जब साल का आखिरी होता है, जब एक दूसरे को फेयरवेल यानी विदा लेने का समय आता है, तब हम दोनों बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation. So my birthday passed with little celebration. तो यहाँ पर बात हो रही है 1941 की, ठीक है। तो गर्मियों का समय होता है, 1941 साल होता है। उस साल इसकी जो दादी हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हैं और उनका ऑपरेशन होना होता है, और इसी वजह से जो उसका बर्थडे होता है वो बहुत छोटा सा ही सेलिब्रेशन किया जाता है। फिर ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। उसके बाद उसकी ग्रैंडमा की डेथ 1942 में हो जाती है, जनवरी के महीने में। नो वन नोज़ हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। कोई भी नहीं जानता है कि मैं उनको कितना याद करती हूँ और उनको आज भी कितना प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर एंड ग्रैंडमास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। वो जो 1942 में अब जब उसका बर्थडे आता है, यानी एनी फ्रैंक का जो बर्थडे 1942 में आता है, तो उसके बर्थडे पर जो सेलिब्रेशन होता है वो बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि जो पिछले साल जो सेलिब्रेशन नहीं हो पाया था उसको कंपनसेट करने के लिए मेनली जो सेलिब्रेशन होता है वो अच्छा खासा होता है, और उसके ग्रैंडमा के नाम की भी उसके केक में कैंडल लगाई जाती है। The four of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20th June 1942 and the solemn dedication of my diary। अब यहाँ पर बताती है कि हम चारों जो हैं अभी भी बहुत अच्छे से रह रहे हैं, और आज का जो दिन है 20 जून 1942, आज से जो डायरी में मैं लिखना शुरू कर रही हूँ, ये आज की शुरुआत है मेरी डायरी के लिए, और डेडिकेशन के साथ मैं अपनी डायरी में सब कुछ लिखूंगी। अब यहाँ पर क्या है, अब अगर हम एनी फ्रैंक की लोनलीनेस के बारे में बात करें और उसकी जो नीड है उसकी ट्रू फ्रेंड के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या, उसने बताया उसकी लाइफ के बारे में, उसने सारी चीज़ें बता दी। जब वो डायरी लिखना शुरू करती है तो वो सारे इवेंट्स को जॉट डाउन करना शुरू कर देती है कि कैसे उसकी बहन जो है वो कब पैदा होती है, कैसे उसके मदर फादर जो हैं हॉलैंड शिफ्ट होते हैं सितंबर में, उसके बाद फिर मार्गरेट और एनी जो हैं अपनी दादी के पास ही रह रही होती हैं, पर फिर जब दिसंबर का महीना आता है 1933 में तो मार्गरेट भी हॉलैंड शिफ्ट हो जाती है। उसके बाद फिर फरवरी में उनके साथ उनकी बेटी एनी फ्रैंक भी वहाँ पहुँच जाती है उसके बर्थडे पर, ठीक है, और फिर वो वहाँ पर नर्सरी स्कूल में जाती हैं, फिर वो वहाँ पर फर्स्ट क्लास तक रहती हैं, ठीक है। जब वो 6 साल की होती है तब वो फर्स्ट क्लास में आती हैं, फिर जब 6th क्लास में आती हैं तो उनकी जो टीचर होती हैं वो मिसेस क्यूपरस होती हैं, जो कि हेड मिस्ट्रेस भी होती हैं। साल के अंत में जब फेयरवेल यानी विदाई का समय आता है तो दोनों ही बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि अफेक्शन हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है एक दूसरे के साथ। फिर समर का महीना होता है 1941 में, जब उनकी ग्रैंडमा बीमार पड़ जाती हैं, उनका ऑपरेशन होना होता है। फिर उस साल जो उसका बर्थडे होता है वो बहुत कम सेलिब्रेशन के साथ मनाया जाता है, यानी हल्का फुल्का छोटी सी एक सेरेमनी हो जाती है बर्थडे के नाम पर, जिससे बच्चे खुश रहें, सिर्फ उस तरीके का सेलिब्रेशन होता है। अब उसकी जो ग्रैंडमा है वो जनवरी 1942 में डेथ हो जाती है उनकी, और फिर उसके बाद वो बताती है कि वो उनसे कितना प्यार करती है और आज भी उनको याद करती है। अब जो उसका एनी फ्रैंक का जो बर्थडे होता है 1942 में जब आता है, उस टाइम पर उसका बर्थडे अच्छा खासा मनाया जाता है, क्योंकि उससे पहले उसका जो बर्थडे था वो थोड़ा सा लिटिल सेलिब्रेशन के साथ होता है, इसलिए इस पर कंपनसेट करने के लिए ज़्यादा अच्छा बर्थडे मनाया जाता है। उसके ग्रैंडमा के नाम की कैंडल भी जलाई जाती है बाकी सारी कैंडलों के साथ। अब वो चारों ही बहुत अच्छे से वहाँ पर खुश रह रहे हैं, और 20 जून से वो अपनी डायरी जो है उसको लिखना शुरू करती है। अब यहाँ पर आती है उसकी डायरी। अब वो डायरी के जो चैप्टर है उसके बारे में है, ठीक है, तो इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे उसकी डायरी के बारे में कि वो उसने फर्स्ट चैप्टर में क्या लिखा है। डियरेस्ट किटी। अब अपनी डायरी को क्योंकि किटी बुलाती थी इसलिए यहाँ पर लिखती है डियरेस्ट किटी। Our entire class is quacking in its boots. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teacher decide who will move up to the next form and who will be kept back. अब पूरी क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्कशन में है कि भाई कौन पास होगा कौन नहीं होगा। ऑफ कोर्स जो अब ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो आगे जो मीटिंग होने वाली है इसमें टीचर डिसाइड करेंगे कि कौन सा बच्चा अगली क्लास में जाएगा और कौन सा बच्चा नहीं जा पाएगा, और
इसी क्लास में रह जाएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, आधी से ज़्यादा क्लास जो है एक दूसरे के साथ शर्त लगा रही है। GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, CN and Jacques, who have staked their entire holiday savings on their bet. अब यहाँ पर वो कहती है कि आधी से ज़्यादा क्लास ने तो शर्त लगाई हुई है कि भाई कौन पास होगा कौन नहीं होगा। इसमें बताती है कि GN और जो वो खुद है एनी फ्रैंक, ये लोग बहुत क्या कहते हैं हंस रहे होते हैं उनके पीछे बैठे दो लड़कों के ऊपर जिनका नाम है CN और जैकीज, जो कि जिन्होंने अपनी जो वेकेशन है, ठीक है, हॉलीडेज़ जो हैं उसमें जो भी इनको पॉकेट मनी मिलती थी उसका पूरा पैसा जो है शर्त पे लगा दिया है। क्या है शर्त? कि भाई कौन जीतेगा या कौन पास होगा या कौन पास नहीं होगा। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, येस यू आर, नो आई एम नॉट। अब सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ यही डिस्कशंस होते हैं कि तुम पास हो जाओगे, नहीं मैं तो नहीं हो पाऊंगा, तुम पास हो जाओगे, नहीं मैं तो नहीं हो पाऊंगा। मतलब इसी तरीके के डिस्कशंस इस क्लास में होते रहते हैं। Even G's pleading glances and my angry outburst can't calm them down. अब यहाँ पर बताती है, एनी फ्रैंक कहती है कि जो G है वो भी उससे वो पूछ रही है कि भाई मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। अब जो एनी है वो उसको गुस्से में भी बोल रही है, कुछ भी आंसर दे रही है, पर फिर भी वो लोग काम डाउन नहीं हो रहे हैं, ठीक है। इफ़ यू आस्क मी देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on earth. वो कहती है कि अगर मेरे से पूछा जाए तो क्लास में बहुत सारे डमीज हैं, बहुत सारे बेवकूफ़ बच्चे हैं, जिसमें से 1/4, क्वार्टर का मतलब हो गया 1/4, ठीक है, 1/4 बच्चे तो इसी क्लास में रह जाने चाहिए, इनको आगे जाना ही नहीं चाहिए। पर जो टीचर है वो मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर है, क्योंकि टीचर तो यहाँ पे बात ये कहना चाह रही है कि जो टीचर है वो सबसे ज़्यादा महान आत्माएं होती हैं, महान इंसान होते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो सभी को पास कर देते हैं। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, मैं अपने दोस्तों के और अपने बारे में ज़्यादा वरीड नहीं हूँ। वी विल मेक इट, हम लोग पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स, सिर्फ एक सब्जेक्ट है जिसमें मैं श्योर नहीं हूँ, वो है मैथ्स। एनी वे ऑल वी कैन डू इज़ वेट, चलो अब कुछ कर तो नहीं सकते हैं, हम सिर्फ वेट कर सकते हैं। अंटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट, और तब तक हम लोग एक दूसरे को सिर्फ दिलासा ही दे रहे होते हैं कि जो भी होगा ठीक होगा। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, मैं अपने टीचर्स के साथ बहुत अच्छे से उनके साथ पेश आती हूँ, उनका और मेरा तालमेल बहुत अच्छा है। देर आर 9 ऑफ देम, वहाँ पर 9 टीचर्स हैं, 7 men एंड 2 women, दो तो लेडी टीचर्स हैं और 7 मेल टीचर्स हैं। मिस्टर कीसिंग द ओल्ड फॉगी who teaches maths was annoyed with me for ages because I talked so much. अब ये बताती है, मिस्टर कीसिंग के बारे में बात करती है। मिस्टर कीसिंग एक ओल्ड टीचर है जो कि उसको मैथ्स पढ़ाते हैं, और वो उनसे बहुत ज़्यादा जो टीचर है वो एनी फ्रैंक से बहुत ज़्यादा अनॉयड रहते हैं, यानी परेशान रहते हैं, क्योंकि वो क्लास में बहुत ज़्यादा बात करती है। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क, काफ़ी सारी वार्निंग्स देने के बाद उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क करने को भी दे दिया था। एन ऐसे ऑन दी सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स, एक ऐसे लिखने के लिए दिया जिसका सब्जेक्ट था चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स कौन होता है? ऐसा इंसान जो बड़बड़ करता रहता है ना, बहुत ज़्यादा बातें करता है क्लास में। आपकी क्लास में भी आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे होंगे जो चैटर बॉक्स की तरह उनका मुंह ही नहीं बंद होता होगा, कुछ ना कुछ क्लास के बीच में बोलते रहना है ना। तो यहाँ पर भी मिस्टर किसिंग ने एनी फ्रैंक को ऐसे लिखने के लिए दिया जिसका टॉपिक था अ चैटर बॉक्स। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट इट? ए चैटर बॉक्स। अब वो कहती है कि चैटर बॉक्स एक ऐसा टॉपिक है, इसमें तुम क्या लिख सकते हो? आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड, उसने सोचा कि मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगी कि इसके ऊपर क्या लिखा जा सकता है। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, tucked it in my bag and tried to keep quiet. वो कहती है, वो लिखती है कि मैं जो टॉपिक है चैटर बॉक्स, इसको मैं अपनी नोटबुक में टाइटल लिख देती हूँ, फिर नोटबुक को बंद करके अपने बैग में रख देती हूँ और चुपचाप बैठने की कोशिश करने लगती हूँ, यानी शांत रहने की कोशिश करने लगती हूँ। That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. अब शाम को जब वो अपना होमवर्क कर रही होती है, जब फिनिश कर लेती है, उसके बाद उसका जो माइंड है वो ऐसे की तरफ जाता है जो उसको लिखने को बोला गया था। I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. वो लिखती है कि मैं सोचना शुरू कर देती हूँ चैटर बॉक्स के बारे में। यहाँ पे जो द सब्जेक्ट है, इसका मतलब कि जो टॉपिक है
और चार्टर बॉक्स, इसके बारे में सोचना शुरू कर देती हूँ और अपने फाउंटेन पेन के निब को चबाने लगती हूँ. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. अब यहाँ पर कोई भी इंसान जो है वो लिखना जब भी शुरू करेगा कुछ स्पेस भी छोड़ देगा वर्ड्स के बीच में, पर यहाँ पर ट्रिक क्या है? ट्रिक यही है कि एक कन्विंसिंग स्टोरी होनी चाहिए, कन्विंसिंग पॉइंट होना चाहिए कि हमें बात करनी क्यों चाहिए, क्यों ज़रूरी है. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एनी फ्रैंक है, जो टीचर ने उसको ऐसे लिखने के लिए दिया है, उसमें भी वो बहुत ज़्यादा ह्यूमरस लाने की कोशिश करी है, ये सोचते हुए कि ऐसी स्टोरी लिखूं जो कन्विंसिंग हो, यानी कि टीचर कन्विंस हो जाए कि हाँ इसने जो भी लिखा सही लिखा है. ठीक है, इस तरीके से वो सोच रही है. आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया. मैं सोचती जाती हूँ और अचानक से मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है. I wrote the 3 pages Mr. Keesing had assigned me and was satisfied. मैं 3 पेजेस लिखती हूँ जो कि मुझे कीसिंग ने दिए थे और मैं उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड भी होती हूँ जो भी मैंने लिखा होता है. I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control, but that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I do, if not more. And that there's not much you can do about inherited traits. अब यहाँ पर वो आर्ग्यूमेंट को लिखने के लिए क्या लिखती है, वहाँ पर वो लिखती है कि जो टॉकिंग है यानी जो बात करना है वो एक बच्चे का ट्रेट है, एक उसका जो बिहेवियर है वो उसका एक ट्रेट होता है. ठीक है, और ये जो ट्रेट है उसको वो कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, कंट्रोल करने की कोशिश तो करेगी पर उसको वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये जो हैबिट है उसकी बात करने की, ज़्यादा बात करने की, वो उसको मदर से मिली है. ठीक है, अब जितना वो बताती है कि जितना उसकी माँ बात करती है उतना ही मैं भी बात करती हूँ. ठीक है, तो इसीलिए ये जो मेरे अंदर जो इनहेरिटेड यानी मेरी माँ से मिली हुई जो ट्रेट है इसको मैं पूरी तरीके से तो ख़त्म नहीं कर पाऊँगी, पर हाँ मैं इसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करूँगी. Mr. Keesing had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. अब यहाँ पे मिस्टर कीसिंग जब ये बात पढ़ते हैं, जो भी इसने लिखा होता है एनी फ्रैंक ने, तो उसको पढ़ करके वो बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं. ठीक है, और फिर अगली क्लास में क्या होता है, अगली क्लास में जब नेक्स्ट लेसन पढ़ाया जा रहा होता है तो फिर से वही सेम चीज़ होती है, वो फिर से बोलना शुरू कर देती है और उसको दोबारा से एक सेकेंड ऐसे लिखने को मिल जाता है. दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन अनइनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स. और इस टाइम जो ऐसे का टॉपिक मिलता है वो क्या होता है, इस टाइम टॉपिक मिलता है एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स. तो यानी कि ऐसा बच्चा जो शांति नहीं हो रहा है. ठीक है, ऐसा चैटर बॉक्स जो बात भी नहीं मान रहा है और शांत भी नहीं हो रहा है ना, और जिसको सुधारा भी नहीं जा सकता है. I handed it in and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons. और फिर मैं जो लेसन जो उन्होंने ऐसे लिखने के लिए दिया होता है वो ऐसे उनको दे देती हूँ, और उसके बाद फिर अब मिस्टर कीसिंग जो हैं वो अगले 2 लेसन्स तक, 2 क्लासेस तक कुछ भी कंप्लेन नहीं करते हैं. However, during the 3rd lesson he had finally had enough. अब 3rd लेसन के समय पर उन्होंने बहुत सब झेल लिया होता है. क्यों? क्योंकि वो अभी भी लगातार क्लास में बातें ही कर रही होती है. वो कहते हैं, टीचर कहते हैं, एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन एसे एंटाइटल्ड क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स. अब यहाँ पर जो टीचर हैं वो बोलते हैं एनी फ्रैंक को कि एनी फ्रैंक अब तुमको बात करने के लिए क्लास में फिर से एक मैं पनिशमेंट दे रहा हूँ कि तुम्हें ऐसे लिखना है. टाइटल है जिसका क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स. द होल क्लास रोड. अब पूरी क्लास जो है हंसना शुरू कर देती है. आई हैड टू लाफ टू. मेरे को भी हंसना पड़ता है. दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई ingenuity on the topic of chatterbox. अब हालांकि जो है उसने सब कुछ अपना जो भी लिखना चाहती थी वो chatterbox के बारे में या फिर an incorrigible chatterbox के बारे में, वो सब कुछ लिख करके अब थक चुकी होती है इस टॉपिक के ऊपर. It was time to come up with something else, something original. और अब समय होता है कुछ नया लिखने का, कुछ अलग लिखने का, कुछ ओरिजिनल लिखने का. My friend Sane, who was good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy. अब जो उसकी फ्रेंड होती है जिसका नाम सने होता है वो पोइट्री में अच्छी होती है, यानी वो कविता लिखने में बहुत अच्छी होती है, और वो उसकी मदद करने के लिए ऑफ़र करती है. वो कहती है कि चलो ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगी शुरू से लेकर अंत तक. और फिर जो एनी फ्रैंक है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है. मिस्टर कीसिंग वॉज ट्राइंग टू play a joke on me with this ridiculous subject, but
I would make sure the joke was on him. अब वो सोचती है कि जो मिस्टर कीसिंग है उन्होंने बहुत कोशिश करी है मेरा मजाक उड़वाने की, इस तरीके के सब्जेक्ट को मुझे देने की, ठीक है, पर जो जोक है, जो मजाक है, अब उन पर ही होने वाला है। I finished my poem and it was beautiful. मैं अपनी पोएम ख़त्म करती हूँ और वो बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. अब यहाँ पर वो जो कविता थी, वो जो पोएम थी, वो थी एक मदर डक के बारे में और फादर स्वान के बारे में, जिनके 3 बच्चे होते हैं, बेबी डकलिंग्स होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा क्वैक करते होते हैं, यानी जो कि बहुत ज़्यादा बात करते होते हैं, और जो फादर डकलिंग होते हैं उनकी क्वैकिंग से परेशान होकर के उनको बाइट करके यानी काट काट के मार डालते हैं। लकीली मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे। लकीली जो मिस्टर कीसिंग होते हैं, ये जो जोक होता है पोएम का, उसको बहुत ज़्यादा अच्छे एटीट्यूड से, अच्छी स्पिरिट से लेते हैं, ठीक है। He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. वो जो पोएम है पूरी क्लास को सुनाते हैं, अपने खुद के कुछ कमेंट्स भी देते हैं और दूसरी क्लासों में भी जा करके एनी फ्रैंक की लिखी हुई पोएम पढ़ते हैं और सुनाते हैं। Since then I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. On the contrary, Mr. Keesing is always making jokes these days. अब तब से, जब से ये पोएम वाला किस्सा हुआ है, तब से मुझे अलाउ कर दिया गया है कि मैं क्लास में जितना चाहूँ उतना ज़्यादा मैं कर सकती हूँ टॉकिंग, ठीक है, और इसके अलावा मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क भी अब नहीं दिया जाता है। इसके कॉन्ट्ररी में क्या है, अब मिस्टर कीसिंग जो हैं उनका भी जो एटीट्यूड है वो भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, यानी अब वो भी बहुत ज़्यादा मजाक करना उन्होंने शुरू कर दिया है। योर्स एनी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी डायरी ऑफ अ यंग गर्ल विद स्लाइड अडेप्टेशन। तो अब यहाँ पर ये जो लेटर है योर्स एनी करके ख़त्म होता है, और ये जो भी आपने ये पढ़ा, ये जो है इसको लिया गया है, इसको लिया गया है एनी फ्रैंक की लिखी द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल किताब से, उसका एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है, एक पार्ट लिया गया है। अब आते हैं इस चैप्टर के कंक्लूजन पर। कंक्लूजन में क्या है, थ्रू दिस डायरी एंट्री एनी फ्रैंक रिवील्स हर इनर वर्ल्ड, हर डिजायर फॉर अ ट्रू फ्रेंड, हर लव फॉर राइटिंग, हर ऑब्जर्वेशंस अबाउट स्कूल लाइफ एंड हर ह्यूमरस इंटरेक्शंस विद मिस्टर कीसिंग. Despite the hardships she faces, her diary reflects her wit, intelligence and resilience, making her an extraordinary young girl whose words continue to inspire पीपल वर्ल्ड वाइड. अब ये जो एंट्री है, डायरी एंट्री है, ठीक है, जो एनी फ्रैंक की लिखी हुई डायरी है, ये उसके इनर वर्ल्ड को बता रही है, उसके डिज़ायर को कि उसको एक सच्चा दोस्त चाहिए, उसको लिखना बहुत पसंद है। इसके अलावा उसकी स्कूल लाइफ के बारे में, उसके स्कूल में जो भी कुछ होता है वो सब बताया गया है, और मिस्टर कीसिंग के साथ जो भी ह्यूमरस इंटरेक्शंस हैं वो भी दिखाए गए हैं। उसकी लाइफ में जो कुछ भी हार्डशिप्स भी कितनी भी रही हों, पर उसकी डायरी से हमें पता चलता है कि वो कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, विटी थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी यंग गर्ल थी, जो आज भी पूरी दुनिया को इंस्पायर कर रही है। तो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का एंड था। अगर हम इस चैप्टर की समरी की बात करें, इसको दोबारा से रिवाइज करने की बात करें, तो आप वीडियो में अभी भी बने रहिए, क्योंकि अब हम इस चैप्टर को पूरी थॉरली इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो ये जो एक्सट्रैक्ट है इसको लिया गया है डायरी ऑफ अ यंग गर्ल से, जो कि लिखी है एनी फ्रैंक के द्वारा, ठीक है, और एनी की जो लाइफ है, जो उसके थॉट्स हैं, उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं, उसको बता रही है, जो कि लिखी गई थी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। अब ये जो डायरी है ये जून 1942 से लिखने शुरू करती है एनी, ठीक है, और वो 13 साल की लड़की है एक, जो कि अपने थॉट्स को, रिफ्लेक्शंस को अपनी डायरी जिसको वो नाम देती है किटी, उसके बारे में लिखना शुरू करती है। एनी को हालांकि जो लिखना था वो एक तरीके से उसके लिए राइटिंग करना डायरी में वो एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था, क्योंकि उसने कभी भी कुछ भी पहले नहीं लिखा था। वो सोचती है कि वो या फिर कोई और इंसान, कोई भी क्यों इंटरेस्टेड होगा किसी एक लड़की के थॉट्स के ऊपर। हाउएवर वो डिसाइड करती है कि वो लिखेगी, क्योंकि उसको लगता है कि उसको अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर देना चाहिए। उसका एक बर्डन जो है, उसके जो चेस्ट पर बर्डन है वो थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि उसके पास क्लोज फ्रेंड्स भी नहीं है जिनसे वो शेयर कर सके, इसलिए भी वो डायरी लिखना शुरू करती है। एनी बिलीव करती है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस एंड पीपल, जिसका मतलब है कि वो जो अपनी डायरी है वो कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती है, और जो डायरी है, जो किटी नाम की जो उसकी डायरी है, वो कभी भी उसको जज नहीं करेगी, कभी भी उसको इंटरप्रेट नहीं करेगी। अब सिंस उसके पास
डायरी के अलावा उसके पास अभी कोई दोस्त तो है नहीं, तो इसीलिए वो डायरी को ही अपना ट्रू फ्रेंड मान रही है और उसको किटी नाम देती है। ठीक है, अब हालांकि एनी जो है उसके पास लाइक लविंग फैमिली है, बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, 30 और लोग हैं जो उसके साथ रहते हैं, जिसको वो फ्रेंड्स बोलती है। ठीक है, उनसे वो अब ज़्यादा डीप कनेक्शंस नहीं बना पाती है। उसको जो है अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना तो पसंद है, पर वो उनके साथ ऑर्डिनरी बातों पर ही बात कर सकती है। ठीक है, और उनके साथ अपने सीक्रेट्स भी शेयर नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि वो सभी वो शायद उन लोगों को उतना अपना फ्रेंड उस तरीके से नहीं समझती है और उसको इसीलिए एक ट्रू फ्रेंड की नीड है। ठीक है, अब ये जो लैक ऑफ इमोशनल कनेक्शन है, यही एक रीज़न है जिसकी वजह से ये डायरी राइटिंग करना स्टार्ट करती है, जिसको ये नाम देती है अपना अपना फ्रेंड मानती है, जिसका नाम है किटी। अब ये जो डायरी है एनी की, ये जो एनी है, अच्छा अब एनी के बारे में अगर हम बात करें तो एनी जो है 12 जून 1929 को फ्रैंकफर्ट में पैदा होती है। उसके फादर जो हैं ओटो फ्रैंकफर्ट हैं, जो कि हॉलैंड इमिग्रेट करते हैं 1933 में, क्योंकि नाजीज़ का जो है परसिक्यूशन बढ़ चुका होता है। उसकी जो मदर हैं, जिनका नाम एडिथ हॉलैंड फ्रैंक है, वो भी उन्हें ज्वाइन करती हैं बाद में, और उसके बाद एनी और उसकी बहन भी उनको बाद में ज्वाइन कर लेती हैं। ठीक है, अब एनी जो है जब हॉलैंड पहुंच जाती हैं तो वहाँ पे मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में जाती हैं, और फिर उनका जो बॉन्ड है उनकी टीचर, जिनका नाम मिसेस क्यूपरस था, उससे बहुत ज़्यादा क्लोज बॉन्ड बन जाता है। 1941 में एनी की जो ग्रैंड मदर हैं वो बीमार पड़ती हैं, और फिर जनवरी 1942 में वो पास्ड अवे हो जाती हैं, मतलब मर जाती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इसकी वजह से एनी जो है बहुत ज़्यादा डीपली इफेक्टेड होती है और उनकी मेमोरी को चेरिश करने की कोशिश करती रहती है। फिर जून में क्या होता है, एनी डिसाइड करते हैं, 20 जून को वो डिसाइड करती है कि वो डायरी को लिखना शुरू करेगी, जिसका नाम होगा किटी, और फिर उसमें अपने डेली के जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उनको रिकॉर्ड करेगी। एनी जो है लिखती है कि उसकी जो क्लास है, अब हम स्कूल लाइफ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जो उसने अपनी डायरी में लिखा, डियरेस्ट किटी करके जो लिखा, तो यहाँ पर बात करें अगर एनी के स्कूल के बारे में, तो पूरी क्लास में एक्साइटमेंट है। क्यों है? क्योंकि रिजल्ट्स जो हैं अब वो आने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नर्वस हैं कि वो पास होंगे या फिर इसी ग्रेड में रह जाएंगे, यानी इसी क्लास में रह जाएंगे। और फिर वो बहुत ज़्यादा मजाक करते हुए कहती है कि ऐसे लोग जो हैं क्लास में, ऐसे बच्चे जो हैं, ऐसे भी उसकी क्लास में बच्चे हैं जो डिज़र्व ही नहीं करते हैं पास होना। ठीक है, वो डिज़र्व करते हैं कि उनको रिटेन कर दिया जाए इसी क्लास में। पर जो उनकी टीचर हैं वो रिप्रेजेंट कर रही है कैसे, अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर से उनको बुला रही है। क्यों? क्योंकि वो दयालु हैं, महान हैं उसके लिए, जो कि सबको वो पास कर देते हैं इस वजह से। ठीक है, एनी कॉन्फिडेंट है कि ज़्यादातर वो सभी सब्जेक्ट्स में पास हो जाएगी, पर वो अनश्योर है मैथमेटिक्स को लेकर के। बाकी वो और उसके सभी जो भी फ्रेंड्स हैं, उसकी गर्लफ्रेंड्स जो हैं, वो कोशिश कर रही हैं कि ऑप्टिमिस्टिक रहें। ठीक है, रिजल्ट आने तक। फिर एनी का जो अब एक्सपीरियंस है मिस्टर कीसिंग के साथ, जो कि चार्टर बॉक्स इंसिडेंट हुआ है ना, अब उसके बारे में बात करेंगे। तो एनी जो है उसको हैबिट है क्लास में बहुत ज़्यादा वो बात करती है, जिसकी वजह से जो उसके मैथमेटिक्स के टीचर हैं, जिनका नाम मिस्टर कीसिंग है, वो बहुत ज़्यादा एनॉयड रहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं उससे। अब रिपीटेड वार्निंग्स मिलने के बाद भी एनी जो है क्लास में चटर 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 बात करती रहती है। तो अब उसको पनिशमेंट मिलती है कि तुम्हें एक्स्ट्रा असाइनमेंट करना है, एक्स्ट्रा होमवर्क करना है, एक ऐसे लिखना है जिसका नाम होगा और चार्टर बॉक्स। अब चार्टर बॉक्स के बारे में वो एक सिंपल सा ऐसे लिखने की बजाय एनी जो है क्रिएटिव होती है, ह्यूमरस अप्रोच डालती है। ठीक है, और उसके बाद फिर उसमें आर्ग्यूमेंट के तौर पे वो लिखती है कि टॉक करना यानी बात करना है एक स्टूडेंट का ट्रेट है, और उसने ये ट्रेट जो है अपनी मदर से लिया है। क्यों? क्योंकि उसकी मदर भी बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हैं, बहुत ज़्यादा बात करती हैं, और इसी वजह से शायद उसके अंदर भी ये ट्रेट है। अब हालांकि ये इसको पूरी तरीके से ख़त्म तो नहीं कर सकती, पर कोशिश करेगी कि ये इसको अंडर कंट्रोल रखे। ठीक है, फिर मिस्टर कीसिंग जो हैं वो उसका ऐसे को बहुत ज़्यादा अम्यूजिंग मानते हैं, उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा अम्यूजिंग है, और फिर उसके बाद उसको एक दूसरा ऐसे भी लिखने को देते हैं जिसका टाइटल होता है एन इनकरेजिबल चार्टर बॉक्स। ठीक है, और फिर से वो दोबारा से वो ऐसा क्यों देते हैं? क्योंकि वो दोबारा से क्लास में बात करना शुरू कर देती है। फिर लेटर ऑन बाद में क्या होता है, बाद में दोबारा से उसको थर्ड टॉपिक मिलता है जिसका टाइटल होता है क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चार्टर बॉक्स। वो भी एक जोक की तरह देते हैं। अब इस बार क्या होता है, इस ऐसे में एनी को जो है डिफरेंट अप्रोच सोचती है कि मैं डिफरेंटली तरीके से इस ऐसे को लिखूंगी। फिर अपनी जो फ्रेंड होती है जिसका नाम होता है सैने, उससे वो, जो कि पोइट्री में बहुत अच्छी होती है, ठीक है, तो वो उससे मदद लेती है और फिर एक पोइट्री लिखती है जिसके बारे में, जो पोइट्री होती है वो होती है
मदर डक के बारे में, फादर स्वान के बारे में, और 3 उनके डकलिंग्स के बारे में, जिनको उनके जो फादर हैं वो पनिश करते हैं, यानी कि बाइट कर करके उनको मार डालते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैकिंग करते थे। अब ये जो स्टोरी है ये एक क्लेवर मेटाफर की तरह है एनी की सिचुएशन को, जो कि क्लास में उसके साथ हो रहा होता है, तो वही सिचुएशन को ये मेटाफर की तरह यूज़ करके एक पोएम लिख देती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो मिस्टर कीसिंग है वो अप्रिशिएट करते हैं एनी की विट को, एनी की बुद्धिमत्ता को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और इस जोक को एक गुड स्पिरिट की तरह लेते हैं। अब हालांकि ये जो जोक है ये बहुत अच्छा होता है, फिर वो पूरी क्लास में सुनाते हैं, फिर दूसरी क्लासेस में भी सुनाते हैं, और इस इंसिडेंट के बाद जो उसके टीचर हैं मिस्टर कीसिंग्स, वो एनी को अब पनिशमेंट नहीं देते हैं और बात करने के लिए। जैसे एनी की आदत क्या थी, बातें करने की, तो अभी भी वो बातें वैसी ही कर रही है, पर अब क्योंकि मिस्टर कीसिंग जो है वो समझ गए हैं और अब इस तरीके से उसको वो पॉजिटिव तरीके से अब एनी को लेना शुरू कर दिया है। ठीक है, और उनके जो एटीट्यूड है उसमें भी बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिला है। तो अगर हम इस स्टोरी को एंड की अगर बात करें, इसमें अगर हम देखें कि इस स्टोरी में आखिरी में हुआ क्या, इस स्टोरी में आखिरी में यही हुआ कि जो एनी की जो डायरी है वो रिवील करती है उसके डीप थॉट्स को, इमोशंस को, ह्यूमर को और इंटेलिजेंस को। वो मैच्योर है, ठीक है, अपनी उम्र से ज़्यादा मैच्योर है, ऑब्जर्व करती है चीज़ों को और एक्सप्रेसिव भी है। उसकी डायरी के द्वारा वो बताती है, वो इन लोगों को मेनली इंस्पायर करती है अपनी डायरी के द्वारा कि किस तरीके से लाइफ को जीना चाहिए, जबकि कितनी ज़्यादा हार्डशिप्स हैं लाइफ में। नाजीज़ का कंट्रोल था पूरे जर्मनी में, पर फिर भी इस तरीके से वो इतना ज़्यादा खुश मिजाज होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर का एंड था। आई होप आप सभी को इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।